Assalamu alaikum students. In this lecture I am going to discuss the story outline of Joseph Andrews by Henry Fielding. Students, as you know, and it is very obvious that the titles of the story or the poem are extremely important. It creates anticipation and expectations and it determines the story. हमें टाइटल से ही पता चलता है कि स्टोरी क्या होगी या किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, या इस टाइटल से हमें एक जो एक इंटरप्रिटेशन आती है वो उस पोइट्री की हम एक गेस लगा सकते हैं उस इंटरप्रिटेशन के थ्रू. ठीक है, तो इस जो नॉवल का टाइटल है इसको हम शॉर्ट में तो जोसेफ एंड्रयूज कहते हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द कंप्लीट टाइटल. कंप्लीट टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम. ठीक है, अब इस टाइटल से यू कैन interpret, you can anticipate, you can expect that this story is not only of Joseph Andrews but also of his friend Mr. Abraham Adams. ठीक है, तो ये इसका complete title है and you have to memorize this title. And this novel is the reaction of सैमुअल रिचर्डसन नॉवल पैमेला, जो कि 1740 में पब्लिश हुआ था, और उसके बाद 1742 में हेनरी फील्डिंग ने ये नॉवल जोसेफ एंड्रयूज एज अ रिएक्शन, ठीक है, उसकी जो पैमेला नॉवल था उसके रिएक्शन में अपना नॉवल ये पब्लिश कराया था. स्टूडेंट्स, दिस novel Joseph Andrews, or the history of the adventures of Joseph Andrews and of his friend Mr. Abraham Adam, the complete title. ठीक है, इसको in short अब मैं आगे इसको सिर्फ जोसेफ एंड्रयूज ही बुलाऊंगी इस नॉवल के एज अ टाइटल उसको. ठीक है, so it is considered as the first full length novel by the English author Henry Fielding. ठीक है, इसको एक फुल लेंथ नॉवल कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, एंड अमंग द अर्ली नॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर में भी और लैंग्वेज में भी जो ये नॉवल है इसको एक कंप्लीट नॉवल का एक स्टेटस दिया जाता है. सो अपेयरिंग इन 1742, फील्डिंग डिफाइंड दिस नॉवल एज अ कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज. फील्डिंग ने जो टर्म इसके लिए बोली, जो योनेरा इसके लिए बोला, दैट इज़ द कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज, एंड इट टेल्स ऑफ अ गुड नेचर्ड footman's adventure on the road from London with his friend and mentor, the absent-minded parson Abraham Adam. So ये एक कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज जो इसने इसको योनेरा बताया है, तो ये रिवील करेगा डिफरेंट एडवेंचर्स को जो जोसेफ एंड्रयूज के थे और उसके फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम के थे. हेनरी फील्डिंग ने इसको कॉमिक एपिक पोएम इसलिए कहा है, ही डिज़ाइंड, उसका जो डिज़ाइन था इस नॉवल का, ही डिज़ाइंड इट टू फर्निश इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज इंटरटेनमेंट. उसने इसको, इसके एडवेंचर्स को ना सिर्फ एक इंटरटेनमेंट बताया बल्कि उसको उसमें एक मॉरल, उसमें एक मैसेज दिया अपने रीडर्स को, उसमें मोरालिटी प्रीच की है उसने. So Fielding believed in the educational function of the novel, and he believed in the educational aspect, and he present a faithful picture of life. ठीक है, उसने जो उसकी पिक्चर एक ड्रॉ की है जोसेफ एंड्रयूज की और उसके फ्रेंड अब्राहम एडम की, तो उसने एक रियलिटी बताई है, एक रियल पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ एक एजुकेशनल फंक्शन भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ जोसेफ एंड्रयूज. जोसेफ एंड्रयूज, अ वेरी हैंडसम young footman in the household of Sir Thomas Booby and his wife Lady Booby. यहाँ पे आप 4 मेन कैरेक्टर्स देख रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ जोसेफ एंड्रयूज हु इज़ अ सर्वेंट. ठीक है, इजी वर्ड में हम उसको सर्वेंट कहेंगे, जो यूनिफॉर्म में सर्वेंट होते हैं ना.
फुटमैन बेसिकली उसको यूनिफॉर्म दिया जाता है, अ लिवर्ड सर्वेंट, अ यूनिफॉर्मिक सर्वेंट, जो घर के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं. सो ही इज़ अ यंग फुटमैन इन सर थॉमस बूबी एंड हिज वाइफ लेडी बूबी. इनके घर में वो काम करता है. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट the wife of Thomas Booby has an erotic interest towards Joseph Andrews. वो जोसेफ एंड्रयूज़ को लाइक करती है, ठीक है. बट यहाँ पर जोसेफ एंड्रयूज़ का एक बहुत अच्छा दोस्त, एक मेंटोर, एक फ्रेंड, एक राइट हैंड फ्रेंड जिसको कहा गया, मिस्टर अब्राहम एडम, who wishes to cultivate Joseph's moral and intellectual potential, जो कि जोसेफ के अंदर जो मॉरल सेंस थी उसको डेवलप करना चाह रहा था, उसको क्रिश्चियनिटी की तरफ लाना चाह रहा था, उसका थोड़ा उसको मैच्योर करना चाह रहा था, उसके इंटेलेक्चुअल को, ताकि वो इन चीज़ों को समझ सके. एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी. इसको हर कोई समझता था और ये उस सोसाइटी का एक पार्ट था, ठीक है, जहाँ पे वुमेन अट्रैक्ट होती थी मैन की तरफ. और यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखेंगे, जो फीमेल है उसका अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स मेल, ठीक है. सो इससे पहले कि मिस्टर अब्राहम एडम जोसेफ को कुछ सिखा पाते, उसको इस चीज़ की सेंस दे पाते, इससे पहले द बॉबीज डिपार्ट द कंट्री फॉर लंदन टेकिंग जोसेफ विद दैम. सो जो ये फैमिली है थॉमस बूबी की विद हिज वाइफ लेडी बूबी, उन्होंने लंदन के लिए सफ़र शुरू कर दिया और उन्होंने जोसेफ को अपने साथ ले लिया. तो अब मिस्टर अब्राहम एडम को यह मौका ही नहीं मिला कि वो जोसेफ की थोड़ी तरबियत कर सकते. So when the Boobies depart the country for London, taking Joseph with them, in London Joseph fall in with a vast crowd of urban footmen. जब बूबी फैमिली उसको लेके अपने साथ लंदन में गई तो लंदन में बहुत ज़्यादा फुटमैन थे, वहाँ पे एक अर्बन इन्वायरमेंट था, बहुत फास्ट लाइफ थी. तो जोसेफ ने उस चीज़ को फेस किया. बट डिस्पाइट हिज रेकिश पेयर्स एंड द इंसिनुएशन ऑफ द libidinous लेडी बूबी, he remained uncorrupted. But the most important thing that the author highlighted is about his uncorrupted soul, कि वहाँ पे जाके भी वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ. उसने अर्बन फुटमैन देखे जो बहुत ज़्यादा फैशन्ड थे, तो जो बहुत ज़्यादा अपने जो मास्टर्स थे उनके आगे पीछे रहते थे. लेकिन इसके बावजूद कि जोसेफ की जो अपीयरेंस थी वो अनकन्वेंशनल थी, ठीक है. रैकिश पेयर्स में उसके अनकन्वेंशनल अपीयरेंस जो थी, उसके बावजूद एंड द इंसिनुएशंस, द अनप्लेजेंट हिंट्स फ्रॉम लेडी बूबी, द libidinous means the lustful, the lecherous nature of lady booby, he remained uncorrupted. उसने उस चीज़ को बॉदर नहीं किया. उसने वो जो एक लेडी बूबी का माइंड था फ्रॉम द स्टार्ट, वो उसके साथ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करती थी, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़ ने उसको इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया. So after some time, when Sir Thomas Booby dies, leaving his widow free to make attempts on the footman's virtue, जब सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है तो जो लेडी बूबी है, now she is free to make attempts on the footman's virtue, means on Joseph Andrews' virtue. जोसेफ एंड्रयूज़ को वो इल्योर कर सकती है उसके साथ, मतलब अब उसको कोई रोक टोक नहीं है. नाउ शी इज़ फ्री, ठीक है. सो जोसेफ फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू हर amorous hints, however, because he is too naive to understand them. अब यहाँ पर जोसेफ एंड्रयूज़ इज़ नॉट मेच्योर इनफ टू रिस्पॉन्ड हर amorous hints. amorous मीन्स जो उसके लस्टफुल, जो उसके सेक्शुअल हिंट्स हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता. इसकी एक रीज़न अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ दैट ही इज़ टू नेव टू अंडरस्टैंड दैम, कि वो बिल्कुल लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड है, उसमें उतनी विजडम नहीं है कि वो उस लेडी बूबी के जो उस एल्यूरिंग है उसको समझ सके. यहाँ पे एक और कैरेक्टर आप देखेंगे स्टार्ट में, मिसेस स्लिपस्लॉप का. मिसेस स्लिपस्लॉप जो है वो लेडी बूबी की एक सर्वेंट है, बट
शी इज़ वेरी हीडियस, बहुत अगली है, एंड वोरेशियस, जो बहुत ईगर है, बहुत शौकीन है एक्साइटमेंट की. तो शी ऑल्सो ट्राइज ऑन जोसेफ एंड्रयूज. उसको भी अपनी मिस्ट्रेस की तरह इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसने भी इन्फ्लुएंस लिया. एंड शी ऑल्सो हैव अ लस्ट फॉर जोसेफ, और वो भी जोसेफ को उसी नज़र से देख रही थी जिस नज़र से लेडी बूबी दिखती थी. So Lady Booby sends Mrs. Slipslop for Joseph again and again, and she tries again to beguile him, but of no use. Joseph's virtue infuriates her. लेडी बूबी बहुत कोशिश कर रही थी और बार बार मिसेस स्लिपस्लॉप को जोसेफ को मनाने के लिए भेज रही थी, लेकिन जोसेफ की वर्चू जो है वो लेडी बूबी को मज़ीद गुस्सा दिला रही थी. ठीक है, इन्फ्यूरिएट्स मीन मेकिंग एक्सट्रीमली एंग्री और इम्पेशेंट. तो उसका जो आगे रिस्पॉन्स था वो लेडी बूबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था. सो लेडी बूबी ने इसका एक और हल निकाला कि वो उसको थोड़ा सा धमका रही थी कि वो उसको जॉब से टर्मिनेट कर देंगी, और उसकी जो सफरिंग्स हैं वो वापस कैसे जाएगा क्योंकि वो लंदन में रह रहा है. तो इस तरह से एक उसको थ्रेट भी दिया, लेकिन वो उसको खोना भी नहीं चाहती थी. लेडी बूबी नहीं चाहती थी कि जोसेफ उससे दूर जाए. बट इवेंचुअली जब वो उसकी बात नहीं मान रहा था तो उसका रिज़ल्ट यही निकला दैट जोसेफ रिसीव्स his wages and his walking paper from the miserly steward Peter Pounce. Peter Pounce is another character जो steward है, जो उस इन्हीं की तरह एक फुटमैन है, बट वो अपने आप को एक कैपिटल क्लास का हिस्सा समझता है और थोड़ा सा इगोइस्ट है, बट माइजर है. तो उसके हाथ से Joseph has received his wages and his walking papers. Now, after getting his walking papers and wages from Peter Pounce, जो कि लेडी बूबी का स्टीवर्ड है, उससे अपने पेपर्स, अपनी वेजेस, अपनी सैलरी वगैरह लेके नाउ जोसेफ सेट्स आउट फॉर द बूबीज कंट्री पैरिस. वो वापस अपनी कंट्री आता है वेयर ही रीयूनाइट विद हिज चाइल्डहुड स्वीट हार्ट फैनी गुडविल. फैनी गुडविल से उसकी वापस मुलाकात होती है, उनका रीयूनियन होता है. फैनी गुडविल जो है बेसिकली ये एक न्यू कैरेक्टर है जो इसमें इसकी फियांसे है, और शी इज़ अ ब्यूटिफुल बट रिजर्व्ड बिलवड ऑफ जोसेफ. शी इज़ अ मिल्क मेड एंड बिलीव टू बी एन ऑर्फन. ठीक है, स्टोरी के स्टार्ट में आपको नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, वो उसको एक ऑर्फन कंसिडर किया जाता है, और वो एक गुड रिलेशनशिप, एक लॉयल रिलेशनशिप में है विद जोसेफ एंड्रयूज. सो उसकी मुश्किलात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई. जोसेफ एंड्रयूज अगर जब लेडी बूबीज़ के घर से बाहर आता है तो उसके साथ एक और मिसहैप होता है. लाइक इन वन नाइट आउट, एक रात को जब वो बाहर था, two ruffians who beat, strip and rob him and leave him in a ditch to die. जो दो ruffians हैं, like ruffians means two violent person जो कि किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो two ruffians who beat him, strip and rob him, उसका सारा कुछ ले लेते हैं, इवन उसके कपड़े तक उतार लेते हैं, and leave him in a ditch to die. Soon a stagecoach approaches, full of hypocritical and self-interested passengers who only admit Joseph into the coach when a lawyer among them argues that they may be liable for Joseph's death if they make no effort to help him and he dies. तो एक लॉयर है, वो सारे हिपोक्रिटिकल सेल्फ इंटरेस्टेड पैसेंजर्स वहाँ पे उस कोच में बैठे हैं. तो वो लोग कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते जोसेफ की ज़िंदगी बचाने के लिए, जोसेफ की हेल्प करने के लिए. तो उनमें एक जो लॉयर है वो उनके साथ एक आर्ग्यूमेंट करता है और उनको कहता है कि अगर जोसेफ को कुछ हो जाता है, वो मरा जाता है, तो फिर ये ज़िम्मेदारी हम सब के ऊपर आएगी और हम सब इसमें पकड़े जाएंगे. सो द कोच
टेक्स जोसेफ एंड द अदर पैसेंजर्स टू एन inn। तो वो उन दूसरे पैसेंजर्स के साथ फिर जोसेफ को भी अपने साथ ले आते हैं एक inn में। So the coach takes Joseph and other passengers to an inn। इन कहते हैं जैसे आज के दौर में होटल्स हैं जहाँ पे आप रात को रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो इस तरह उस दौर में इन कहते थे उसको, ठीक है, INN इन। तो वहाँ पे जब लेके आते हैं वो इन किसका है, वो इन मिस्टर एंड मिसेस टाउहाउस का है। ये न्यू कैरेक्टर है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगी। वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस टाउहाउस का वो इन है और वहाँ पे एक और कैरेक्टर है, दैट इज़ द चैम्बर मेड बेटी। बेटी केयर्स फॉर जोसेफ एंड द सर्जन प्रोनाउंसेस हिज इंजरीज लाइक मॉर्टल। तो उसकी केयर करते हैं और उसको वहाँ पे मेडिकेशन दी जाती है। और वहाँ पे बेटी का जो यहाँ पे है मतलब स्टार्ट में हमें वो एक गुड कैरेक्टर लगती है, गुड नेचर्ड गर्ल जो कि जोसेफ को बहुत अच्छे से उसकी केयर कर रही है। बट अगेन वही इंटेंशन है जो मिसेस बॉबी की थी टूवर्ड्स जोसेफ। शी टर्न्स ऑल्सो अगेन अ लस्टफुल behavior towards Joseph and her association with him ends badly. So यहाँ पे again Joseph defies the surgeon's prognosis the next day, receiving a visit from Mr. Barnabas, the clergyman, and some wretched hospitality from Mrs. Towhouse, the wife of the innkeeper। तो यहाँ पे जोसेफ को विज़िट करने मिस्टर बार्नाबास भी आते हैं जो कि अगेन एक क्लर्जी मैन है और वो क्योंकि वहाँ के प्रीस्ट हैं तो वो समझते हैं कि उनको एक इंजर्ड बॉय को विज़िट करना चाहिए। सो उसके बाद मिसेस टाउहाउस जो कैरेक्टर मैं आपको कह रही हूँ, जैसे बेटी का कैरेक्टर स्टार्ट में आपको एक गुड नेचर्ड का लग रहा है और बाद में वो एक टर्न हो जाएगा एक लस्टफुल कैरेक्टर में। तो मिस्टर टाउहाउस जो है वो क्योंकि ही इज़ द मास्टर ऑफ द inn एंड ही इंटेंड्स टू लेंड जोसेफ वन ऑफ हिज शर्ट। वो देना चाहते हैं, मतलब काइंड हार्टेड पर्सन है और वो जोसेफ को अपनी एक शर्ट देना चाहते हैं क्योंकि जब रफियंस ने जोसेफ को लूटा था तो उसके कपड़े भी उतार लिए थे। सो वहाँ पे जब वो देखते हैं कि जोसेफ के पास कुछ नहीं है तो वो उसको एक शर्ट देना चाहते हैं, बट हिज स्टिंजी वाइफ प्रिवेंट्स हिम। मिसेस टाउहाउस वो एक स्टिंजी वाइफ है, वो एक नेगिंग वाइफ है जो ऑल द टाइम शी कंप्लेन्स किसी न किसी बात पे। सो मिसेस टाउहाउस का जो कैरेक्टर है एक फ्रूगल एक नेगिंग वाइफ का है और मिस्टर टाउहाउस जो है एक काइंड हार्टेड पर्सन है जो जोसेफ की भी हेल्प करते हैं और बाद में वो बेटी के साथ भी उसका रिलेशनशिप मिसेस टाउहाउस जो है वो डिस्कवर करती हैं। तो यहाँ पे मिस्टर बार्नाबास का कैरेक्टर एज अ क्लर्जी मैन, बेटी का कैरेक्टर एज अ चैम्बर मेड और मिस्टर मिसेस टाउहाउस के कैरेक्टर एज द मास्टर ऑफ दैट inn। तो यहाँ पे ये न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं और यहाँ पे जोसेफ जो है वो एक इंजर्ड पर्सन आया है और सबका क्या रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स हिम सिर्फ ये बताना चाह रही थी मैं इस स्लाइड में। Soon another clergyman arrives at the inn and turns out to be Mr. Adam। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट होता है उस इन में कि जब सब इंजर्ड जोसेफ के पास आ रहे हैं, उसको विज़िट कर रहे हैं, मिस्टर बार्नाबास, मिस्टर मिसेस टाउहाउस, बेटी सब, तो वहाँ पे एक और क्लर्जीमैन आता है और वो क्लर्जीमैन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एडम होता है जो कि जोसेफ का बहुत अच्छा फ्रेंड है। एंड Mr. Adam is on his way to London to attempt to publish several volumes of his sermon। वो क्योंकि प्रीस्ट है वो अपने sermons की पब्लिशिंग के लिए लंदन जा रहा होता है। So Joseph is thrilled to see him and Adam treats his penniless protégé to several meals। अब वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो उस पेनीलेस अपने फ्रेंड को देख के तो वहाँ पे वो इकट्ठे खाना खाते हैं। एडम इज़ नॉट फ्लश्ड
with cash himself. अब एडम को बाद में याद आता है कि उसके पास तो कैश ही नहीं है, तो वो अपने जो सर्मन्स है, सो सून ही फाइंड हिमसेल्फ ट्राइंग अनसक्सेसफुल टू गेट अ लोन फ्रॉम मिस्टर टाउहाउस विद अ वॉल्यूम ऑफ हिज सर्मन्स एज सिक्योरिटी. तो वो कहता है मेरे पास तो अमाउंट ही नहीं है, कुछ कैश ही नहीं है, तो वो अपने सर्मन जो है एज अ सिक्योरिटी मिस्टर टाउहाउस के साथ पास रखवा कर तो कुछ लोन लेना चाहता है, जो कि वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता. मिस्टर टाउहाउस उसको उन सर्मन्स के बदले कुछ भी नहीं देते. नाउ बोथ मिस्टर एडम एंड जोसेफ आर इन पैथेटिक सिचुएशन. अब उनके पास पैसे भी नहीं हैं और उनको लोन भी नहीं मिल रहा, एंड दे आर स्टिल इन दैट इन, वो उसी जगह पे बैठे हैं. सो जब मिस्टर टाउहाउस मना कर देता है मिस्टर एडम को और वो सर्मन्स की सिक्योरिटी पे भी उसको कोई लोन नहीं देता, देन आफ्टर दैट मिस्टर बार्नबास, hearing that Adams is a clergyman, introducing him to a bookseller who might agree to represent him in the London publishing trade. वो उसकी मुलाकात एक बुक सेलर से कराता है कि शायद वो उसकी हेल्प कर सके. मिस्टर बार्नबास क्योंकि एक क्लर्जी मैन है और वो जोसेफ को देखने आया था, तो वो भी इनमें मौजूद होता है. जैसे उसको पता चलता है कि मिस्टर एडम जो है वो एक क्लर्जी मैन है और उसके पास कुछ सर्मन्स हैं, तो उसकी पब्लिकेशन में हेल्प करने के लिए वो उसको एक बुक सेलर से उसकी बात कराता है कि शायद वो लंदन में उसको कोई पब्लिशिंग ट्रेड मिल जाए. बट दैट बुक सेलर इज़ नॉट at all interested in marketing sermons, however, and soon the fruitless discussion is interrupted by an uproar elsewhere in the inn, as Betty, the chambermaid, having been rejected by Joseph, has been discovered in the bed with Mr. Towhouse. तो उनकी ये जो अभी डिस्कशन है वो अभी फ्रूटफुल नहीं होती, अभी प्रोडक्टिव नहीं होती, क्योंकि बुक सेलर ने रिजेक्ट कर दिया है मिस्टर एडम को कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि सर्मन्स की पब्लिकेशन में उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता. वो कहता है कि सर्मन को कौन ख़रीदेगा, इस बुक को कौन ख़रीदेगा. तो ये भी एक एस्पेक्ट है उस टाइम, एक सेटायर है उस टाइम के लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट जो है वो सर्मन से, रिलीजन से कम होता जा रहा था. और उसी टाइम एक और वहाँ पे इवेंट होता है, एक और वहाँ पे एक एन एक्ट होता है जो डिस्कवर होता है, दैट बैटी इज़ इन द बेड विद मिस्टर टाउहाउस. तो ये उसको डिस्कवर कर लिया जाता है. So after that, Mr. Adam ends up getting a loan from a servant from a passing coach, and he and Joseph are about to part ways when he discovers that he has left his sermons at home and thus has no reason to go to London. Adam and Joseph decided to take turns riding Adam's horse on their journey home. तो उस इशू के बाद जब उस मिस्टर एडम जो है वो एक सर्वेंट से जो एक लोन लेता है और फिर वो जोसेफ के साथ ये डिसाइड करता है कि अब उसे लंदन जाना है पब्लिकेशन के लिए और जोसेफ जो है वो वापस अपने रास्ते जाए. जब वो अलग होने लगते हैं तो एडम को याद आता है कि जिस पब्लिकेशन के लिए वो लंदन जा रहा है वो समन्स तो वो घर भूल आया है. तो अब कोई रीज़न नहीं था लंदन जाने के लिए. तो यहाँ पर एडम और जोसेफ डिसाइड करते हैं कि वो अपने हॉर्स पे टर्न वाइज अपना जर्नी कंप्लीट करेंगे और घर वापस जाएंगे. एंड व्हेन दे डिपार्ट द inn with Joseph in the coach and Adam theoretically on horseback, the absent-minded Adams unfortunately forgets about the horse and ends up going on foot. तो यहाँ पे वो दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं. कैसे कि एडम जो है वो थोड़ा एब्सेंट माइंडेड है और जब वो डिसाइड करते हैं कि एक जो है वो हॉर्स राइडिंग करेगा और जो दूसरा है वो कोच पे सफ़र करेगा. जो घोड़े के पीछे पुराने ज़माने में ना सिर्फ 1 या 2 पर्सन खड़े हो सकते थे, तो उस कोच पे वो सवार होना था. लेकिन वो इतना एब्सेंट माइंडेड है कि जैसे जोसेफ ने उस हॉर्स के ऊपर राइडिंग स्टार्ट की तो वो भूल गया कि उसे कोच पे सवार होना है और वो बाय फुट
उसने चलना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कॉमिक एक एलिमेंट दिया गया है कि वो इतना एब्सेंट माइंडेड है कि उसे अपना जर्नी स्टार्ट कैसे करना है उसे ये चीज़ ही भूल गई। तो उसने इस वजह से दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। जोसेफ जो है वो हॉर्स राइडिंग के थ्रू अपना ट्रैवल स्टार्ट कर देता है, और जो मिस्टर एडम्स हैं वो बाय फुट ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। नाउ जोसेफ हैज़ स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन द हॉर्स, वो घोड़े को लेके रवाना हो चुका है, और यहाँ पर जो मिस्टर एडम्स हैं उन्होंने बाय वॉक अपना जर्नी स्टार्ट किया है। नाउ एडम एनकाउंटर्स अ स्पोर्ट्समैन हु इज़ आउट शूटिंग पैट्रिज एंड हु बोस्ट ऑफ द ग्रेट वैल्यू ही प्लेसेस ऑन ब्रेवरी। अपनी बहुत शोखी मार है अपनी ब्रेवरी की, और वो उसके पास एक गन है, और वो पैट्रिजेस जिसको हम उर्दू में तीतर कहते हैं उसका यहाँ पे शिकार करने के लिए आया हुआ है। व्हेन द साउंड ऑफ अ वुमन क्राइज रीचेस देम, however the sportsman flees with his gun, leaving Adam to rescue the woman from her assailants. अब यहाँ पे जो अपनी ब्रेवरी की बहुत यहाँ पे शोखी बिगाड़ रहा था, तो वहाँ यहाँ पर जब एक औरत के चीखने की जैसे ही आवाज़ आती है तो वो जो स्पोर्ट्समैन है, जो शूटर है, वो भाग जाता है अपनी गन लेके, और वो एडम को उस वुमेन की रेस्क्यू के लिए छोड़ जाता है, जो कि वो जो अटैकर्स हैं, जो एजेलियंट्स हैं जो अटैक कर रहे हैं वुमेन को, तो वो उनके रहमो करम पे छोड़ के भाग जाता है। तो अब ये स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब वो जो हंटर है वो भाग जाता है गन को लेके। तो यहाँ पे मिस्टर एडम्स जो है उसकी इंटेंशन होती है कि ठीक है वो इस ग्रुप से, इस एजेलियंट से उस वुमेन को रेस्क्यू करेंगे, बट जैसे ही वो ग्रुप नज़दीक आता है तो वो स्टोरी ही चेंज हो जाती है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ द यंग मैन कम्स बाय, हाउएवर द एजेलियंट सडनली रिकवर्स एंड एक्यूजेस एडम एंड द वुमन ऑफ रॉबिंग एंड बीटिंग हिम। तो वो कहानी उलट कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये जी हमें थ्रेट कर रहे थे, और वो एडम को एक्यूज़ करते हैं और उनको मारते हैं, मार धाड़ होती है, और वो उनको उल्टा उनके ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। सो द यंग मैन ले होल्ड ऑफ एडम्स एंड द वुमेन एंड ड्रैग देम टू द जस्टिस ऑफ द पीस, होपिंग टू गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम दैम। सो यहाँ पर वो उल्टा इनको एक्यूज़ करते हैं और उनके ऊपर ब्लेम लगा के उसको जस्टिस ऑफ पीस की तरफ लेके जाते हैं। एडम को वो यंग मैन जो भी एजेलियंट्स थे वो उन्होंने एडम को पकड़ लिया है, और वो कह रहे हैं कि हम इनको जस्टिस ऑफ पीस के हवाले करते हैं और कुछ इनाम लेते हैं। सो ऑन द वे मिस्टर एडम एंड दैट वुमन डिस्कवर दैट दे न्यू ईच अदर। उनको रास्ते में जब खींच के लेके जा रहे हैं जस्टिस ऑफ पीस की तरफ, तब उनको पता चलता है कि मिस्टर एडम उस औरत को जानते हैं, और वो कोई और नहीं है बट शी इज़ द जोसेफ्स बिलवड फैनी गुडविल। तो ये फैनी गुडविल ही थी जो जोसेफ की तरफ आ रही थी, because she has listened the story and she knows the unfortunate encounter with the ruffians. उसको किसी तरीके से पता चल जाता है कि जोसेफ को कुछ डाकुओं ने लूटा है और उसकी बहुत मिजरेबल कंडीशन है। तो फैनी गुडविल यहाँ पर जोसेफ को ढूंढते ढूंढते आ रही थी जब उसका इनकाउंटर एजेलियंट्स के साथ हुआ, और यहाँ पर फिर मिस्टर एडम ने उसको यहाँ पे डिस्कवर किया और वो एक दूसरे को जानते हैं। जब फैनी गुडविल को और मिस्टर एडम्स को जस्टिस ऑफ पीस की तरफ लाया गया, सो यहाँ पे एक और आप एक एस्पेक्ट देखिए उस सोसाइटी का कि जहाँ पर आपको एक केस को थॉरोली प्रोसीड नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ लोग पकड़ के लाए हैं उस केस को और उनके हक़ में फ़ैसला हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी द जस्टिस ऑफ द पीस इज़ नेग्लिजेंट and is about to commit Adams and Fanny to prison without giving any case much thought. इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। When suddenly a bystander recognizes Adams and vouches for him as a clergyman and a gentleman. bystander हम कहते हैं जो जिसकी जो प्रेजेंट हो लेकिन वो उस इन्वॉल्व ना हो उस इशू में, जैसे तमाशाई।
ठीक है। तो एक वो जो इस इशू को देख रहा था, तो वहाँ पे वो पहचानता है एडम को कि ये क्लर्जी मैन है, एक प्रीस्ट है और एक जेंटलमैन है, तो ये इस तरह से नहीं कर सकता। सो द जस्टिस रेडिली रिवर्सेस हिमसेल्फ एंड डिसमिसेस द चार्जेस अगेंस्ट एडम एंड फैनी। तो जस्टिस ऑफ पीस ने अपना जो एक वर्डिक्ट था, अपना जो डिसीजन था, उसको रिवर्स कर दिया। उसने कहा अच्छा ये क्लर्जी मैन है तो ठीक है, फिर इनको जाने दिया जाए। दो द assailant has already slipped away and will not be held accountable। और जिन्होंने अप्रोच किया जस्टिस ऑफ पीस को, उसका टाइम वेस्ट किया और उसके ऊपर ब्लेम किया, गलत चार्जेस लगाए, उनको इस मामले के लिए कुछ भी अकाउंटेबल नहीं किया गया, कोई पनिशमेंट उनको नहीं मिली। So after resolving that issue, both Adams and Fanny they depart for the next inn because they expect to meet Joseph there। उनको ये expectations होती है कि जोसेफ को जब उसने मिस्टर एडम्स को अपने साथ नहीं पाया होगा तो वो वापस इन आ गया होगा, और ऐसा ही हुआ। तो जोसेफ एंड फैनी हैव अ जॉयस रीयूनियन एट द एंड। तो जोसेफ बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है, एंड जोसेफ विशेस टू गेट मैरिड देन एंड देयर। और वो वहाँ पर विदाउट एनी पेशेंस वो जैसे ही फैनी को देखता है तो वो उससे शादी के लिए ख्वाहिश जाहिर करता है। बट बोथ मिस्टर एडम एंड फैनी दे प्रेफर अ मोर पेशेंट अप्रोच। वो उसको थोड़ा सा सब्र करने के लिए कहते हैं। सो ये स्टोरी आज यहाँ तक ही काफ़ी है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द लेक्चर। तो नेक्स्ट जो पार्ट है स्टोरी का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।